दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के उत्तरी हिस्से से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली। बिना किसी चेतावनी, बिना किसी भारी बारिश के पूर्व संकेत के अचानक पहाड़ों से एक पानी की विशाल दीवार नीचे गिरती है और कुछ ही मिनटों में नेपाल चीन बॉर्डर पर बना पूरा इमिग्रेशन ऑफिस, सड़कें, पुल और बस्तियां पानी में समा जाती हैं। इस प्रलयकारी बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता हैं, 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कई भारतीय नागरिक भी इस आपदा की चपेट में आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि शांत दिखने वाले पहाड़ों ने ऐसा तांडव मचा दिया? क्या यह कोई बादल फटने की घटना थी या हिमालय के 5000 मीटर ऊपर कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटा? और सबसे बड़ा सवाल, इसका सीधा असर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश पर क्यों पड़ने वाला है? आज के इस इन डेप्थ वीडियो में हम जानेंगे इस भयानक आपदा के पीछे की पूरी जियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तारीख 26 अगस्त, सुबह के करीब 9 बजे नेपाल के उत्तरी जिले रसुआ में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रसुआ जिला काठमांडू के ठीक उत्तर में स्थित है और यह नेपाल और चीन के बीच का एक बेहद अहम लाइफलाइन है। यहाँ से दोनों देशों के बीच अरबों का व्यापार होता है। टूरिस्ट और तीर्थ यात्री आते जाते हैं और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इसी इलाके में बने हैं। सुबह के 9 बजे अचानक एक भयंकर गड़गड़ाहट होती है। शुरुआत में सिस्मोग्राफ और इंटरनेशनल एजेंसियों को लगा कि 4.4 तीव्रता का भूकंप आया है। लेकिन कुछ ही पलों में समझ आया कि यह भूकंप नहीं, बल्कि पहाड़ों से गिरे लाखों टन मलबे और बर्फ की आवाज थी। देखते ही देखते भोतेकोशी और त्रिशूली नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। अब सबसे बड़ा वैज्ञानिक सवाल, आखिर यह बाढ़ आई कैसे? सैटेलाइट इमेजेस और जियोलॉजिस्ट की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक विशाल ग्लेशियर का करीब 2000 फीट चौड़ा हिस्सा अचानक टूट गया। इसे वैज्ञानिक भाषा में आइस रॉक अवलांच कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, 2000 फीट चौड़ा बर्फ और पत्थरों का एक विशाल पहाड़ जब 1 किलोमीटर की सीधी ऊंचाई से नीचे घाटी में गिरता है तो उसकी ताकत एक बड़े बम धमाके के बराबर होती है। यह सामान्य बाढ़ से अलग क्यों थी? मलबे का दबाव, इसमें सिर्फ पानी नहीं था, इसके साथ विशालकाय पत्थर, टूटी हुई बर्फ, उखड़े हुए पेड़ और मिट्टी शामिल थी। वॉल ऑफ वाटर, जब यह मलबा नदी के संकरे रास्तों में गिरा तो इसने पानी को आगे की तरफ बुलेट की स्पीड से धकेला, जिससे कंक्रीट की मजबूत इमारतें भी तिनके की तरह बह गईं। क्लाइमेट चेंज का कनेक्शन, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदू कुश हिमालयन रीजन दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। बढ़ते तापमान के कारण सदियों से जमे हुए ग्लेशियर्स की पकड़ ढीली हो रही है, जिससे इस तरह के सडन ग्लेशियर बर्स्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस हादसे ने नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर और जानमाल को गहरा नुकसान पहुंचाया है। चूंकि यह क्षेत्र एक प्रमुख ट्रेड हब और ट्रांजिट पॉइंट है, इसलिए यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में व्यापारी, ड्राइवर्स और टूरिस्ट मौजूद थे। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 150 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 100 से अधिक भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सेकेंडरी फ्लड की चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में जब इतना बड़ा लैंडस्लाइड और ग्लेशियर ब्रेक होता है तो बड़े बड़े पत्थर नदी के बहाव को रोककर एक अस्थायी कृत्रिम झील बना देते हैं। जैसे हाइफन जैसे पीछे पानी का दबाव बढ़ता है, यह अस्थायी बांध कभी भी अचानक फूट सकता है, जिससे निचले इलाकों में दूसरी बार भयानक फ्लैश फ्लड आ सकता है। यही वजह है कि दोनों देशों की सेना और आपदा टीमें हाई अलर्ट पर हैं। नेपाल के पहाड़ों में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर भारत के मैदानी इलाकों पर पड़ता है। नेपाल की कोशी, सनकोशी और त्रिशूली नदियां आगे जाकर कोशी और गंडक नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं, जो सीधे भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। बिहार में अलर्ट, कोशी नदी को वैसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल में पानी का डिस्चार्ज बढ़ते ही उत्तर बिहार के सुपौल, सहरसा, मधुबनी और दरभंगा जैसे जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल संसाधन मंत्रालय और एनडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। आपदा की इस कठिन घड़ी में भारत ने अपने नेबरहुड फर्स्ट सिद्धांत के तहत तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत नेपाल के नेतृत्व से संपर्क कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और स्पष्ट किया कि भारत हर संभव रेस्क्यू, मेडिकल और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेपाल सरकार ने भी संकट के समय भारत के इस त्वरित सहयोग की सराहना की है। नेपाल में मची यह तबाही हमें एक बार फिर चेतावनी देती है कि हिमालयी पर्यावरण बेहद संवेदनशील है। विकास और निर्माण के साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम और ग्लेशियर मॉनिटरिंग को मजबूत करना अब दोनों देशों के लिए अनिवार्य हो चुका है। दोस्तों, ग्लेशियर्स के पिघलने और हिमालय में आने वाली ऐसी अचानक आपदाओं को रोकने के लिए आपकी राय में भारत और नेपाल को मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल व करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। जय हिंद।